बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज रेजोनेंस के क्लास में हम लोग देखेंगे रेजोनेंस वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इससे पहले हमने देखा था रेजोनेंस एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं, ये पिछले क्लासेस में हमने सीख लिया था। आज एक नया टर्म आया है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये क्या होता है और रेजोनेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये आज के क्लास में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड समझते हैं हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? तो हाइड्रोजिनेशन जैसे ही वर्ड आया तो सीधा सा मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं उसको हम उस फेनोमेना को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस केस में कुछ हीट रिलीज होता है और जो हीट रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इतना समझ में आया मोटा मोटी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि रेजोनेंस में इसका क्या यूज है या रेजोनेंस एनर्जी के साथ ये कैसे रिलेट करता है। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे एथीन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या गया है H2 हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन हमेशा कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है, जिसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, टूटेगा और एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो ऐसे भी कोई समझ सकता है कि बॉन्ड टूट रहा है तो कहीं एंडोथर्मिक तो नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचे कि हाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। और हम जानते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो हाँ, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि हाइड्रोजिनेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस and the heat or energy released in this process is known as heat of hydrogenation। वही चीज लिखा हुआ है बच्चों, addition of hydrogen is called hydrogenation। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। मान लो ये है एनर्जी कोऑर्डिनेट, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रहा है। यहाँ पे सपोज ये है रिएक्टेंट और यहाँ पे रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बोलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, उसको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब समझेंगे। हम बस यही कहते हैं कि रिएक्टेंट से अभी इतना जानेंगे कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट होता है या ट्रांजिशन स्टेट आता है। उसके बाद मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ होता है, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये दिखाई दे रहा है, एनर्जी थोड़ा ऊपर गया फिर प्रोडक्ट पे आया। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज हुआ है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये एनर्जी क्या है, रिलीज हुआ है। और इसी को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के टाइम में जो एनर्जी रिलीज होगा। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, मान लो सिर्फ बॉन्ड को तोड़ना ही, बॉन्ड को तोड़ना है या एलिमिनेशन रिएक्शन है कुछ इस तरह का, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लगता है। तो एनर्जी लगेगा तो उस टाइम यदि रिएक्टेंट यहाँ है तो प्रोडक्ट ऊपर ही अटक जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी दे रहे हैं। और कितना एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी हम सप्लाई करेंगे जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। तो एक्सोथर्मिक के ग्राफ में प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से नीचे होगा, अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर ही आएगा रिएक्टेंट से। हमारा हाइड्रोजिनेशन कैसा है, तो ये वाला है, एक्सोथर्मिक है। और इस केस में स्पेशली, सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नहीं, स्पेशली हाइड्रोजिनेशन जब कराएंगे उस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट मोर स्टेबल देन ऑल नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स। हम ये जानते हैं कि रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। रेजोनेंस से क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ रेजोनेंस ही फैक्टर नहीं है स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। रेजोनेंस एक फैक्टर है जिस पर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, लेकिन उसके अलावे कौन सा फैक्टर है, तो हमने हमेशा कहा था केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन। यदि बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ज्यादा होगी, रेजोनेंस हो या ना हो। तो सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यदि ज्यादा है एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है,
और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, तो हाँ, वो दूसरे वाली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले मॉलिक्यूल के इतना नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? दो फैक्टर है, एक नंबर ऑफ बॉन्ड और एक रेजोनेंस का होना। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो इररेस्पेक्टिवली वो किसी भी शर्त किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, उसके आगे कुछ नहीं है। एक ऐसा मॉलिक्यूल, दो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तब वहां पे देखेंगे कि जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो हमेशा कम स्टेबल होगा एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन है, इसमें हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 मॉलिक्यूल है, एल्कीन अल्कीन है तीनों। इसमें हमको लिखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हम अगर देखें यहां पे, तो अगर सिर्फ रेजोनेंस के हिसाब से माने तो देखो यहां पे लगातार रेजोनेंस हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट में है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट में है और यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट में नहीं है। तो यदि रेजोनेंस के हिसाब से मारे तो हम क्या मार देंगे? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। लेकिन ये अगर हम लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेजोनेंस बाद में देखेंगे, पहले आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख ले। तो यहाँ पे 2-2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 सिग्मा टूटा होगा और 1 पाई बना होगा, 2 हाइड्रोजन हटा होगा, तब ना यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड आया होगा। तो 2 बॉन्ड का टूटना और 1 बॉन्ड का बनना, मतलब 1 बॉन्ड घट गया। तो अगर सब में गिनेंगे तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड गिनेंगे तो 17 है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड गिनेंगे तो 17 है, लेकिन इसमें 1 बॉन्ड घट जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा? 16। तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो इन दोनों मॉलिक्यूल से वैसे ही पीछे चली गई, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ही क्या है? कम है। तो 3 तो सबसे लास्ट में होगा, 3 सबसे लास्ट में होगा। अब देखना है 1 और 2 में, तो 1 और 2 में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, ये भी 17 है और इसमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 17। 2 एज ले लेता है, 2 ये रेस जीत जाता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, लेकिन कंपेरेबल मॉलिक्यूल में वो चीज देखेंगे, ऐसा नहीं कि जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम है उसमें भी आप लगाने लगे। ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे या रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सिमिलर हो। तो इसमें भी 17, इसमें भी 17, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए 2 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 1 से। तो 2 और बीच में क्या है? 1 और सबसे लास्ट में क्या है? 3। बात समझ में आ गई? 3 सबसे लास्ट में क्यों गया? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ही कम है, रेजोनेंस तो सबसे अच्छा 3 में हो रहा है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही 3 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, फिर से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर कैलकुलेट करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड का ना होना मतलब बॉन्ड ज्यादा, क्योंकि उसके जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो ये तो विनर हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 1। उसके बाद यहाँ और यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, लेकिन 3 में रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे, ये इधर खुलेगा और ये इधर खुलेगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। तो वो तीसरे वाले की स्टेबिलिटी थोड़ा इनहेंस कर देगा। तो 1 के बाद आएगा 3 और सबसे लास्ट में आएगा 2, ठीक है। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं। अगला वही 3 मॉलिक्यूल फिर से लिखा हुआ है, इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो आप देखिए इन दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड है और इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, 1 पाई के बदले 2 सिग्मा यहाँ पे होगा। तो तीसरे की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। उसके बाद 1 और 2 में देखना है, तो 1 और 2 में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तो देखेंगे रेजोनेंस किसमें हो रहा है। तो रेजोनेंस इसमें हो रहा है क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसलिए इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी? 2 की। 1 की सबसे कम। 3, 2, 1 is the order of stability, is the order of stability। समझ पाए आप? स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी देखने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है और रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं ये देखना है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या कह रहा था, वो क्या कहना चाह रहा था, उस टॉपिक पे वापस आते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन, और हाइड्रोजन का एडिशन तब होगा जब कोई ना कोई पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड होगा तभी तो वो टूटेगा और हाइड्रोजन आके वहां जुड़ेंगे।
अल्केन अगर होगा तो हम जानते हैं ये किस में होगा, अल्कीन में होगा जनरली। अल्केन अगर रहता तो वो तो अनसैचुरेटेड नहीं होता है, वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, मतलब उसमें कोई भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजनेशन जनरली कौन शो करेगा, अल्कीन, अल्काइन, ये सब शो करेगा जिसमें पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराएं तो इथीन से बन गया इथेन। इथेन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इस केस में एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज, और यही जो एनर्जी रिलीज हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेंजीन का करा रहे हैं। बेंजीन का ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा गया है और यहाँ पे क्या बना हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, बेंजीन। और बेंजीन के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हमने क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसको एनर्जी डायग्राम पे दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है हमारा एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे है हमारा बेंजीन, और इससे हमको क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यहाँ होगा, ज्यादा स्टेबल है, होगा ना स्टेबल, भले ही यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बॉन्ड, 3 बॉन्ड ज्यादा होगा बेंजीन के तुलना में, तो इसलिए इसका एनर्जी, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन, और ये जो एनर्जी गैप है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल एच। डेल एच है ना। अच्छा, एक और सीखे हम, रेजोनेंस एनर्जी। ये बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो मान लो यहाँ पे है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे बनाते थे रेजोनेंस हाइब्रिड को। अगर यहां से साइक्लोहेक्सेन तक जाना है तब एनर्जी का डिफरेंस कितना है, ये देखें, ये है एनर्जी का डिफरेंस, है ना। ये है डेल एच 1 मान लो, तो ये है डेल एच 2। ऑब्वियसली डेल एच 2 जो है वो लेस देन है डेल एच 1। तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस अगर नहीं होता तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल एच 1 होता, यानी ज्यादा होता। लेकिन रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो डेल एच 2 यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन घट जाता है। क्या ये बात आप समझ पाए, अगर बेंजीन यही होता, यही एग्जिस्ट करता तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना ज्यादा होता, लेकिन रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना, और तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बस इतना रह गया। तो हम ऐसा कह रहे हैं, इसको गौर से सुनेंगे और फिर से समझेंगे। रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देता है। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो ये टॉपिक समझ गए। हम एक लाइन लिखेंगे, डेल एच is inversely proportional to stability। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेल एच की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो डेल एच की वैल्यू कम थी। इसकी स्टेबिलिटी कम थी तो डेल एच की वैल्यू ज्यादा थी। जितना एनर्जी डायग्राम में ऊपर होगा, मतलब स्टेबिलिटी कम होगा, वहां से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगला देखते हैं, वही लिखा हुआ है बच्चा, डेल एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, हेंस डिक्रीजेज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये समझ में आ गया, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है इसलिए डिक्रीज कर देता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को। यहाँ पे डेल एच का ऑर्डर लिखना है, डेल एच का ऑर्डर लिखना है। डेल एच का ऑर्डर क्या है, तो जब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखने के लिए आए तो सबसे पहले आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे, ये दोनों, तीसरा सबसे कम, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, 2 1 3 2 1 3, यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हमारा डेल एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, 3 1 एंड 2। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है कौन सा, 2 वाला, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम निकल के आएगा। उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल यहां दिया हुआ है, हमको निकालना है किसका, डेल एच का क्रम निकालना है, डेल एच का क्रम। उसके लिए आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख ले पहले। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड इसमें ज्यादा है तो 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद
इसकी स्टेबिलिटी होगी क्योंकि दोनों में बॉन्ड सेम है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद आएगा 2। लेकिन ये ऑर्डर है बच्चों स्टेबिलिटी का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका रिवर्स होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 2 3 एंड 1, 1 का सबसे छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। तो जैसे ही जब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखने के लिए आए तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, आपको मिल जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ऐसा क्यों होता है, तो ये समझ में आया, क्योंकि रेजोनेंस अगर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और यदि स्टेबिलिटी बढ़ा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है साइक्लो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन या बेंजीन इसको कहते हैं, बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अगर यहां से डायरेक्ट ये किस पे आता, साइक्लोहेक्सेन पे, साइक्लोहेक्सेन पे, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये डेलेच होता, ये डेलेच। लेकिन ये डेलेच कैसा है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, कि यदि बेंजीन ऐसा होता तब एक्सपेक्ट किया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन बनने के क्रम में इतना एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन हम जानते हैं कि बेंजीन उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने ये वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेड। अगर बेंजीन यही होता जो दिख रहा है तो डेल एच एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इतना आएगा, लेकिन हम जानते हैं बेंजीन ये नहीं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है इसका हाइब्रिड। और हाइब्रिड को किस तरह से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से। और एनर्जी डायग्राम पे हाइब्रिड कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, और in the process of resonance energy released is known as resonance energy। तो ये एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी सी घट गई ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई ड्यू टू रेजोनेंस, और वो जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अब यहां से यहां तक, क्योंकि जब भी बेंजीन की बात करेंगे तो यहां से हाइड्रोजनेशन शुरू होगा और साइक्लोहेक्सेन तक पहुंचेगा, तो ये जो डेलेच निकलेगा ये एक्सपेरिमेंटल है। बेंजीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल निकलेगा वो तो यही निकलेगा, क्योंकि एग्जिस्ट तो यही करता है, एक्सपेरिमेंटल। तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आसानी से लिखा जा सकता है कि रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल एच एक्सपेरिमेंटल। डेल एच एक्सपेक्टेड यहां से यहां, एक्सपेरिमेंटल यहां से यहां, रेजोनेंस एनर्जी यहां से यहां, तो कितना बच गया, ये डेल एच एक्सपेरिमेंटल है ना। तो जो रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा पूरा में से यदि ये घटाएं तो किसके बराबर आएगा, रेजोनेंस एनर्जी के। तो रेजोनेंस एनर्जी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म में, कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल। क्यों, क्योंकि यही डिफरेंस जो है इसी के कारण तो रेजोनेंस हुआ है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही का वही होता, मतलब रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाया है मॉलिक्यूल को। रेजोनेंस एनर्जी जितना घटा देगा, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस जितना एनर्जी घटा देगा मॉलिक्यूल को, उतनी एनर्जी का डिक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। ये बात समझ में आई, यही लिखा हुआ है रेजोनेंस एनर्जी इज डेल एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल एच एक्सपेरिमेंटल। एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड बेंजीन आर 3x एंड y, साइक्लोहेक्सीन एंड बेंजीन। यहां पे आप लिख ले सिर्फ x, 3 काट दे, x एंड y, साइक्लोहेक्सीन एंड बेंजीन आर x एंड y किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सीन का ऐसे आप बना सकते हैं, कितना है, अगर यहां पे आता साइक्लोहेक्सीन तो यहाँ पे एनर्जी कितना निकलता है, x किलो कैलोरी पर मोल, है ना। और यदि बेंजीन रहता, बेंजीन कौन है हमारा, ये, यहां से यदि आते कहां पे, साइक्लोहेक्सेन पे, तब एनर्जी कितना निकलता, y किलो कैलोरी। तब पूछ रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का निकाले। ठीक है, निकालते हैं रेजोनेंस का बेंजीन। मान लो ये है रेजोनेंस एनर्जी, ये है हमारा बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलेंगे, जब ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, और ये वाला जो डिफरेंस है ये वाला, यही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसका ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे साइक्लोहेक्सेन होगा। ये चीज गिवन है आपको कि ये वैल्यू कितना है, बेंजीन का जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो कितना दिया हुआ है, y किलो कैलोरी, y किलो कैलोरी पर मोल। अगर ये होता तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होता,
तो उसके लिए ये डेटा दिया हुआ है कि एक पाई बॉन्ड अगर टूटता है तब जो एनर्जी रिलीज होता है कितना रिलीज होता है, x किलो कैलोरी। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, इसमें x रिलीज हुआ, x इसमें रिलीज हुआ और x इसमें रिलीज हुआ, तो टोटल कितना रिलीज हो गया, 3x। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, 3x। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस डेटा के हिसाब से, यदि बेंजीन इस तरह होता, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता, तो चूंकि एक पाई बॉन्ड टूटने से x, इसलिए 3 पाई बॉन्ड टूटने से 3x इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन बेंजीन एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में और उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल y किलो कैलोरी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो रेजोनेंस एनर्जी हम जानते हैं डेल एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल एच एक्सपेरिमेंटल। तो रेजोनेंस एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है 3x और एक्सपेरिमेंटल क्या है y। तो यही हमारा आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखता है जितना इसके पीछे का कंसेप्ट, कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को और रेजोनेंस एनर्जी से ये कैसे रिलेट करता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था जो आज हमने खत्म किया। अगले क्लास में जब आएंगे तो रेजोनेंस के साथ हम कंपेयर कर रहे होंगे बॉन्ड लेंथ को, और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट लेक्चर होगा रेजोनेंस का। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो फिर से हम इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहे, धन्यवाद।